क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि दो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने एक ही दिन एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में एक ही अमाउंट एक निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट किया और उस निश्चित समय के बाद दोनों के कॉर्पस में एक काफ़ी का अंतर देखा जाता है। फ्रेंड्स, ये लगता होगा कि बहुत अजीब चीज़ें हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड एक ही अमाउंट एक ही टाइम हॉरिजन लेकिन कॉर्पस अलग अलग, ये बिल्कुल होता है। और इसका एक मुख्य कारण है कि जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्म भरा था, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें एक ऑप्शन आता है प्लान का, और उस प्लान में दो ऑप्शन होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। हो सकता है कि आपने रेगुलर प्लान को ऑप्ट किया हुआ हो और आपके फ्रेंड ने डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट किया हुआ हो। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 पॉइंट्स पे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान आखिर होता क्या है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। दूसरी बात करेंगे हम कि यदि आपने रेगुलर प्लान ऑप्ट किया है, यानी थर्ड पार्टी असिस्टेंस आपने लिया हुआ है, तो वो जो थर्ड पार्टी एंटिटी है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन सी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और तीसरी बातें करेंगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक यदि आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों में दो व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस निश्चित समय के बाद दोनों के कॉर्पस में कितना का डिफरेंस होता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की। सीधे साफ शब्दों में कहा जाए कि यदि आप एक ही म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने किसी थर्ड पार्टी एंटिटी का असिस्टेंस लिया है, और ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हों, कमीशन एजेंट हों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हों, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हों, या कई तरह की एंटिटी और हो सकती हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और डायरेक्ट प्लान का मतलब सारे काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे, कोई थर्ड पार्टी एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि रेगुलर प्लान में थर्ड पार्टी एंटिटीज इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा उसका कुछ न कुछ रेम्यूनरेशन तो होगा ही होगा। और वो रेम्यूनरेशन जो, वो खर्चे जो हैं आपके इन्वेस्टमेंट में से, जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसके एनएवी के परसेंटेज के बेसिस पे उसको पे कर दिया जाता है। इस कारण से होता क्या है कि जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो होते हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, ये अलग अलग होते हैं। रेगुलर प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं और डायरेक्ट प्लान में कम होते हैं। कम होने का वही कारण बताया कि डायरेक्ट प्लान में चूंकि थर्ड पार्टी एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उसके खर्चे जो हैं बच जाते हैं, इसलिए इसमें खर्चे कम होते हैं। चूंकि डायरेक्ट प्लान में खर्चे कम, तो निश्चित रूप से उसका परफॉर्मेंस अच्छा, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा का मतलब कि डायरेक्ट प्लान की एनएवी आपने देखा होगा हमेशा रेगुलर प्लान से अधिक होती है। और चूंकि डायरेक्ट प्लान के परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं कम खर्चे के कारण, तो निश्चित रूप से 10-20 सालों के बाद दोनों के कॉर्पस में काफ़ी का डिफरेंस होता है। हालांकि यदि आप नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको लगता होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। जनाब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, लार्ज कैप जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है म्यूचुअल फंड के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट के एवरेज जो डिफरेंस है दोनों का, या यूं कह लें कि एवरेज जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है दोनों ही प्लान का, वो मैं बताना चाहता हूं। और इसमें हमने देखा कि लार्ज कैप सेगमेंट में यदि आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 2.05 है, और यदि आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 0.86 है, और ये डिफरेंस जो है 1.19% का है। इसका मतलब कि रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको 1.19% अधिक खर्चे पड़ेंगे। यदि बात करें मिड कैप सेगमेंट की, तो रेगुलर प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो मिड कैप सेगमेंट का 1.90 है, जबकि डायरेक्ट प्लान का 0.78 है, और डिफरेंस जो है 1.12% का है। स्मॉल कैप सेगमेंट में रेगुलर प्लान में एवरेज जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो 1.87% है, जबकि डायरेक्ट प्लान में 0.62% है, और इसका डिफरेंस जो है 1.24% है। इसका मतलब जो बताया कि लार्ज कैप में 1.19% का डिफरेंस, मिड कैप में 1.12% का डिफरेंस और स्मॉल कैप में 1.24% का डिफरेंस। इसका मतलब यदि रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको इतना परसेंटेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक पे करने पड़ेंगे, यानी आपका परफॉर्मेंस जो है इतना परसेंट से कम होगा। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज, इतना परसेंटेज परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेंगे डायरेक्ट प्लान में। अब बात करते हैं
कि चूंकि रेगुलर प्लान में आपने थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया हुआ है, तो देखना ये होगा कि आखिर में थर्ड पार्टी का जो जिसके बदले वो रेमुनरेशन लेते हैं 1.19% या 1.12% जो भी है, तो उसकी आखिर ड्यूटीज़ क्या है, कौन कौन से कार्य उसको करने चाहिए। सबसे पहला काम उनका है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड। वो थर्ड पार्टी एंटिटी का काम है कि म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना और म्यूचुअल फंड को बेचना। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या काम है, हालांकि एकाध कार्य इससे अधिक भी हो सकते हैं, मैंने रफली हमने बताया हुआ है। दूसरा काम है उनका क्लाइंट को गाइडेंस देना, यानी जिसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया है उसको गाइड करना, उसके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये बताना कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर नहीं है, और म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन में आपको हेल्प करना। तीसरा काम है केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पहले या आप उसके बेनिफिशियरी होंगे उसके पहले वो केवाईसी चाहते हैं, और केवाईसी कैसे पूरा होता है उसके लिए वो सारी कार्रवाई करवाते हैं। चौथा काम है ट्रांजैक्शन फैसिलिटेशन, यानी जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, रिडीम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्विच करते हैं, एसआईपी करते हैं, एसटीपी करते हैं, जो भी करते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा, बताएगा कि उसको इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए। पांचवा है पोर्टफोलियो अपडेटिंग, मतलब आपने जिस म्यूचुअल फंड में जिस म्यूचुअल फंड में एक में या एक से अधिक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो पोर्टफोलियो बना हुआ है आपका, उसके बारे में आपको ये बताना पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, या वो सजेस्ट करेगा कि अब इससे इसमें स्विच कर लें, उससे ये रिडीम कर लें या उसमें इन्वेस्ट कर लें। कई तरह के वो अपडेट करते हैं, आपको उसके एनएवी के बारे में ही बताते हैं। छठा है इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर एजुकेशन में मतलब कि आपको बेसिक चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट की हैं वो आपको बताएंगे, जिससे कि कभी कभी आप खुद अपना निर्णय ले सकें, और जब डिस्कशन हो आपके कमीशन एजेंट से तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और सातवां है कंप्लायंस, यानी सेबी या एमएफआई का जो भी गाइडलाइंस हैं उसको कंप्लाई करवाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस ड्यूटीज़ में है कि मिस सेलिंग को अवॉइड करना। ये मिस सेलिंग जो है इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड में काफ़ी अधिक है। मिस सेलिंग का मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको वो चीज़ बेच देना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो हम अपने एडवाइज़र पर भरोसा करते हैं और वो जो कहते हैं वो हम मान लेते हैं। तो मिस सेलिंग का मतलब जैसे किसी की उम्र 65 साल की है, 70 साल की है, उसको यदि कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र कह दे कि आप स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जनाब ये मिस सेलिंग ही है। तो ये म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में काफ़ी अधिक देखी जा रही है। दूसरा है कि जो भी कमीशन, चूंकि थर्ड पार्टी असिस्टेंस दे रहे हैं, तो जो भी उसके कमीशंस होते हैं उसको डिस्क्लोज करना। तो ये 5, 6, 7 जो है कुछ ड्यूटीज़ हैं इस एवज में, जिसके एवज में मैं उसको 1.19% एवरेज लार्ज कैप में, 1.12% मिड कैप में और 1.24% स्मॉल कैप में उसको रेम्यूनरेशन उसको देते हैं। उसके एवज में ये 6-7 काम उसको करने होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यदि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया रेगुलर प्लान में या डायरेक्ट प्लान में, तो दोनों ही प्लान में 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद और 20 वर्ष के बाद आपके कॉर्पस में कितना का डिफरेंस होगा। फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था कि लार्ज कैप का डिफरेंस जो है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का ये 1.19% है, मिड कैप का 1.12% है और स्मॉल कैप का 1.24% है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे माना क्योंकि इन तीनों का यदि एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 1.18%। पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में यदि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि 1.18% का परफॉर्मेंस कम है, और डायरेक्ट प्लान में करते हैं जिसमें 1.18% का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो यदि 1 लाख रुपए हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आखिर इन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के टाइम होरिजन के बाद उसके कॉर्पस में क्या डिफरेंस आते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया कि कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जिसमें रेगुलर प्लान लिया हुआ है और उसमें 12% का CAGR है उसका, और यदि 1 लाख रुपए आपने 5 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया तो 5 वर्षों के बाद ये 1,76,000 के आसपास हो जाएगी। 10 वर्षों के बाद यही रकम 3,11,000 के आसपास हो जाएगी। 15 वर्षों के बाद यही रकम 5,47,000 के आसपास हो जाएगी और 20 वर्षों के बाद यही रकम 1 लाख की रकम 9,65,000 के आसपास हो जाएगी। ये तब होगी जब आपने रेगुलर प्लान लिया है, यानी थर्ड पार्टी एंटिटीज का असिस्टेंस आपने लिया हुआ है। अब बात करते हैं यदि वही 1 लाख रुपए आपने डायरेक्ट प्लान, उसी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में यदि इन्वेस्टमेंट किया, और चूंकि ये एवरेज डिफरेंस जो है
1.18 बना हुआ है, तो इसमें 13.18% के CAGR के हिसाब से 5 वर्षों में 1 लाख रुपए आपके 1,86,000 के आसपास हो जाएगी। 10 वर्षों में ये 3,45,000 के आसपास हो जाएगी। 15 वर्षों में ये 6,41,000 के आसपास हो जाएगी और 20 वर्षों में 11,90,000 के आसपास आ जाएगी। अब यदि डिफरेंट टाइम हॉरिजन्स में 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 वर्षों में यदि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के कॉर्पस में डिफरेंस देखें तो हम देखते हैं कि 5 वर्षों में ये डिफरेंस 10,000 रुपये है। फ्रेंड्स, आपने 1 लाख रुपए जमा किए और 1 लाख रुपए 5 वर्षों में जमा किए, तो उसमें जो डिफरेंस है वो 10,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि 5 वर्षों में ये डिफरेंस जो है डायरेक्ट प्लान में 1% बेहतर मिलेगा आपको यदि तुलना करें रेगुलर प्लान से। तो यदि यही बातें करें 10 वर्षों में, तो 10 वर्षों में ये डिफरेंस 34,000 के आसपास हो जाती है। इसका मतलब कि 34% आपको डायरेक्ट प्लान में यदि इन्वेस्ट करेंगे तो 10 वर्षों में बेहतर रिटर्न मिलेगा। और यदि 15 वर्षों की यदि बातें करें तो ये डिफरेंस है 94,000 की। यानी 15 वर्षों के लिए यदि 1 लाख रुपए रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में यदि इन्वेस्ट करें तो एवरेज जो है आपको 94% बेहतर रिटर्न मिलेगा डायरेक्ट प्लान में यदि तुलना करें हम रेगुलर प्लान से। तो और यदि यही 20 साल का हॉरिजन है तो ये डिफरेंस करीब 2,25,000 के आसपास हो जाती है। यानी 1 लाख रुपए 20 वर्षों के लिए आप यदि इन्वेस्ट करें तो 20 वर्षों में प्लान में 225% कॉर्पस रेगुलर प्लान की तुलना में अधिक मिलेंगे। अब सवाल आता है आपको निर्णय लेने की। ये हमने सारी चीज़ बताएं कि आप जो भी डिसीजन लें आप इन्फॉर्म डिसीजन लें, यानी सब कुछ पता हो, उसके हिसाब से जो बेहतर लगे आपको वो निर्णय लें। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ रेगुलर प्लान लें या डायरेक्ट प्लान लें या ये प्लान लें या वो प्लान लें, लेकिन जो भी निर्णय लेना चाहिए वो इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब सारी जानकारी आपको हो, उसके बाद आप निर्णय लें जो उचित लगे। अब हम क्वेट करते हैं कि जो 6-7 ड्यूटीज हमने थर्ड पार्टी की बताई थी, क्या आपने देखा कि यदि आपने किसी एजेंट की सहायता ली है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने में तो वो क्या कार्य करते हैं? मैं समझता हूँ कि जो सामान्य तौर पे जो वो सेवा देते हैं वो ये सेवा देते हैं कि आपके फॉर्म भरवा लेंगे, वो फॉर्म भरवा के जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो करवा के एएमसी के ऑफिस में या आरटीए के ऑफिस में फॉर्म जमा करा देता है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, तो फिर वो नज़र तब आएंगे जब आप उनको कहेंगे इसमें रिडीम करना है, या उस बीच में फिर आएंगे और ये कहेंगे कि ये फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, इसको यहाँ से इस दूसरे में स्विच कर लीजिए, या कोई नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास आएंगे। पुराने फंड्स की बात वो कभी नहीं करते। और फ्रेंड्स, एक चीज़ जान लें कि जब भी आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करते हैं तो ये ध्यान रखें कि स्विच करना रिडम्पशन के बराबर है, या टैक्सेशन के लिहाज से आपको टैक्स इंप्लीकेशंस होते हैं। तो आपको लगता है कि अरे इससे उसमें इन्वेस्ट कर लिया तो क्या होगा? फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा। आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से। तो निर्णय लेने के पहले ये 6-7 ड्यूटी जो बताई हैं उस ड्यूटीज़ के हिसाब से देखें। यदि आपने 20 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 20 वर्षों में आपने 2,25,000 दिए उसको कमीशन के फॉर्म में, तो क्या 2,25,000 केवल इस काम के लिए दें हम कि उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा लिया और उसके एएमसी ऑफिस या आरटीए के ऑफिस में जमा करा दिया, उसके बाद कभी पलट के उन्होंने नहीं देखा, इस म्यूचुअल फंड के बारे में कभी कुछ बताया नहीं? ये निर्णय बिल्कुल आपका निर्णय है। हालांकि ये मेरे विचार हैं, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि रेगुलर लें या डायरेक्ट लें। ये आप अपने आप खुद सोच के लें कि कितने काम के लिए हमें कितने पैसे उसे देने चाहिए। यदि ये लगता है ये उचित है, निश्चित रूप से रेगुलर प्लान लें, और यदि लगता है कि इतने से काम के लिए इतने पैसे हमें देने पड़ रहे हैं उसको, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट प्लान ही लें। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के बाद ये जरूर स्पष्ट करें कि आप हमसे सहमत क्यों नहीं हैं। वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास नहीं किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।